विपक्ष के संविधान बचाओ के मोर्चे पर चल रही सियासी जंग के बीच केंद्र ने अब आपातकाल को अपना हथियार बनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र ने अपने इस फैसले को आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र बहाली की जंग लड़ने के दौरान अमानवीय यातना झेलने वाले लाखों लोगों का सम्मान करार दिया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और संविधान को कैसे कुचला गया था। गौरतलब है कि 1975 में इसी दिन तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल लगाने का ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। 11 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन का भाजपा के अन्य नेताओं ने भी स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने इसके पक्ष में सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान भी जारी किए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को जारी करते हुए इसे आजीविका हत्या दिवस बताया है। इस दौरान रमेश ने समाचार चैनल के उस प्रसारण को जारी किया है जिसमें नोटबंदी की घोषणा पीएम मोदी द्वारा की जा रही है। जबकि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन पर भाजपा को घेरा है। वे कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने रोज ही संविधान की हत्या की कोशिश की है। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने आज प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की तारीफों के पुल बांधे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 29 में से 29 सीटें जीतना मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे को दिखाता है। अब एमपी बीजेपी का गढ़ बन चुका है। आने वाले 5 सालों में 2 गुना करने के लक्ष्य से 3,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि जमीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि 2023 के पहले एमपी का बजट सड़क में गड्ढे भरने के लिए ओवरड्राफ्ट हो जाता था। बीजेपी की सरकारों ने आर्थिक सुशासन लाया। इस बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का संकल्प भी है। राज्य मंत्री मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार अस्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल स्थित बंसल हॉस्पिटल में वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज उनका कुशलक्षेम जानने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर मंत्री का कुशलक्षेम जाना, साथ ही कामना की कि ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। यही नहीं, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी राज्य मंत्री कुशवाहा का हालचाल जानने एवं उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भी स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं कुशवाहा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वे प्रदेश के कई अफसरों की पोस्टिंग और कार्यशैली से नाराज हैं। सीएम के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सांसद ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है। इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ राजनीतिक अवसर समझ मध्य प्रदेश के कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी है। जीतू कहते हैं, ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले बीजेपी में नेता अब नहीं बचे। रघुनंदन जी ने जो बात कही, उनको यह आभास है कि यह सरकार हर तरीके से लूटती है। 3C यानी क्राइम, करप्शन और कर्ज की सरकार है। रघुनंदन शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भाजपा को आईना दिखाया है। बीजेपी में कम ऐसा नेता बचे हैं जो पूरी दृढ़ता से सच्चाई का सामने रख सकें। ऐसा है, रघुनंदन जी ने जो बात कही, उनको इस बात का आभास है कि यह सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और नेता कांग्रेस PC शर्मा ने भी जीतू पटवारी का बात का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर रघुनंदन शर्मा की बात को सराहा है। इछावर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी तरीके से पट्टे बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। यहां पटवारी ने 38 लोगों को फर्जी तरीके से पट्टे बना दिए। इसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पट्टे बनाने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। धारणाधिकार के पट्टों का जो सरकार की योजना थी, उसके तहत बहुत से लोगों ने धारणाधिकार के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे, जो जांच उपरांत कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए। इसमें कई मामलों में कलेक्टर महोदय द्वारा जो है वैसे पत्रों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, किंतु उसके बाद भी जो है कुछ पत्रों को पटवारी के द्वारा ऐसी जानकारी में आया है कि गलत तरीके से उसने बना दिए हैं। तो ऐसे लोगों को हमने नोटिस जारी किया है और उनके डॉक्यूमेंट हम चेक कर रहे हैं
और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हम इस निष्कर्ष को निकालेंगे अगर ऐसे कोई पट्टे जारी हुए हैं तो उनको निरस्त किया